मैप करें। हेलो। स्टार्ट कर दो। ठीक है, ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग मैम। मेरा टॉपिक है आज का आर्थिक विकास के साधन के रूप में शिक्षा। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि किसी भी देश के विकास के लिए वहाँ की आर्थिक स्थिति की मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। और उस किसी की आर्थिक स्थिति के लिए तो तभी हम आ सकते हैं जब वहाँ की शिक्षा बहुत अच्छी हो। तो आज मेरा टॉपिक है आर्थिक विकास के रूप में शिक्षा। मैं उसी को आपको विस्तार से बताऊंगा। परिभाषा। शिक्षा लोगों की तकनीकी ज्ञान, विवेक एवं साहस में वृद्धि करती है, जिससे आर्थिक क्रियाओं का विस्तार होता है, साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग संभव बनाता है तथा बचत का उत्पादक निवेश किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक शिक्षा स्तर आर्थिक विकास के विभिन्न स्तरों के कार्यकर्ताओं और कर्मियों को तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसमें है कि जलज माइक ऑफ करो। शिक्षा लोगों की तकनीकी ज्ञान शिक्षा से देखिए क्या होता है। शिक्षा से तकनीकी ज्ञान, विवेक और साहस में वृद्धि होती है। ये हमारी शिक्षा ऑल ओवर जो डेवलपमेंट है उसको करने में सहायक होती है। और ये आर्थिक क्रियाओं का विस्तार करती है, साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग संभव बनाती है। जो हमारे पास साधन है, जो जिस जिस प्रकार से साधन है, वो मानव संसाधन हो चाहे प्राकृतिक संसाधन हो, वो हमारे साधनों को विवेकपूर्ण किस तरीके से हमको उसका यूज करना है उसको हम लोग सिखाती है तथा बचत का उत्पादक निवेश किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक शिक्षा स्तर आर्थिक विकास के विभिन्न स्तरों के कार्यकर्ताओं और कर्मियों के तैयार करने में मदद करती है। इसी प्रकार शिक्षा जो है वो हमारे जो कार्यकर्ता है, कर्मी, काम करने वाले हैं, उनको विवेकपूर्ण से तैयार करने में उनकी महत्वपूर्ण योगदान देता है। आर्थिक आर्थिक विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका। आर्थिक विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इससे सरकारी तथा निजी दोनों उपकरणों को महत्व दिया गया है। साथ ही हमारी अर्थव्यवस्था कृषि तथा उद्योगों पर आधारित है। शिक्षा को इस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है कि यहाँ के सरकारी तथा निजी दोनों प्रकार के उपयोग लोगों को तकनीकी विशेष मिल सके। हमारे देश की अर्थव्यवस्था है वो सरकारी भी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जो सरकारी तथा निजी, यहाँ पे दोनों तरीके से सेक्टर पाए जाते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर भी है और निजी सेक्टर भी है। तो साथ ही में हमारी अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर भी आधारित है। शिक्षा के इस प्रकार नियोजित करने में हमारी आवश्यकता है। यहाँ की सरकारी निजी दोनों प्रकार की उद्योगों की तकनीकी विशेष मिल सके। यहाँ की अर्थव्यवस्था मिश्रित होने के कारण यहाँ पे जितने भी उद्योग हैं यहाँ पे मिश्रित ढंग से चलाए जाते हैं। भारत को विकसित देशों की श्रेणी में पहुंचाने के लिए शिक्षा का व्यवसायीकरण की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक अनुसंधान पर भी देना आवश्यक है, जिससे नवीन प्रौद्योगिकी का विकास किया जा सके। साथ ही औद्योगिक प्रशासकों को तैयार करने के लिए कदम उठाए जा सके। अब तकनीकी क्षेत्र, शि, शिक्षा द्वारा तकनीकी क्षेत्र में क्रांति लाई जा सकती है। और तकनीकी क्षेत्र का प्रमुख प्रभाव देश की उत्पादक क्षमता पर पड़ता है। तकनीकी और विज्ञान से सकल राष्ट्रीय उत्पाद बढ़ता है। देखिए, किसी देश में अगर शिक्षा होगी वहां पे, तो वहां पे जाहिर सी बात है कि वहां की तकनीकी अच्छी होगी। जब तकनीकी अच्छी होगी तो वहां पे उस देश का जो विकास है वो काफी तेजी से किया जा सकता है। इसीलिए शिक्षा की तकनीकी क्षेत्र में शिक्षा द्वारा तकनीकी क्षेत्र में एक क्रांति लाई जा सकती है, जिससे कि हम जो भी कठिन काम है उसको आसानी से कर सकें। और जो हमारे देश के रहे मतलब कि हम अपने देश के जितने उत्पादन है उसको बढ़ा सकें। और अब जिसके श्रम अपने से कम लग सके तकनीकी क्षेत्र के द्वारा। ग्रामीण क्षेत्र,
शिक्षा द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि के नए नए मार्ग सुलभ होते हैं। ग्रामीण कृषि ज्ञान का उपयोग करने उपयोग अपने उत्पादन को बढ़ाते हैं। शिक्षा के द्वारा हम ये किसी ग्रामीण क्षेत्रों में मान लीजिए वहां पे भूमि है और सब कुछ संसाधन है, लेकिन वहां पे क्या वहां की, जिससे कि वहां पे किसी पास शिक्षा नहीं है तो वहां पे उत्पादन वो कैसे बढ़ाए। हम शिक्षा के द्वारा वहाँ ये सीख सकते हैं कि वहां की उस जगह के उत्पादन, कम से कम जगह में वहाँ उसका उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सके और कैसे कृषि का विकास कराया जा सके। संसाधन के क्षेत्र, शिक्षा श्रमिकों के कार्य कुशलता में वृद्धि, मानवीय संसाधन को बढ़ाती है। शिक्षा प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग कर आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है। विश्व के कुछ राष्ट्र जैसे अरब, मेक्सिको, ब्राजील आदि के प्राकृतिक संपदाओं के आर्थिक प्रचुर भंडार है, किंतु शैक्षिक सुविधाओं के अभाव में वह राष्ट्र अपने प्राकृतिक संसाधनों को पूर्ण सदुपयोग कर नहीं पाते। पर्याप्त राष्ट्र विकास नहीं कर पा रहे हैं। इसके विपरीत स्विट्जरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क सीमित प्राकृतिक संसाधन है किंतु सुंदर एवं शिक्षा व्यवस्था के कारण इन राष्ट्रों में अपने सीमित संसाधनों का भरपूर सदुपयोग किया है, उल्लेखनीय आर्थिक विकास किया है। जैसे कि इसमें जाया गया है, जैसे कुछ देश हैं जैसे कि अरब है, मैक्सिको है, ब्राजील है। जैसे अरब में जानते हैं कि कच्चे तेल के काफी पाए जा सकते हैं, उसी प्रकार मैक्सिको, ब्राजील भी है। वहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है, बट वहाँ के लोगों के पास शिक्षा की कमी है, जिसके कारण वो जो वहाँ के संसाधन है उसका सही तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए वहाँ का जो विकास है इतनी इतनी तेजी से नहीं हो पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड, जर्मनी और डेनमार्क, जैसे कि हमें पता है स्विट्जरलैंड हो गया और ये डेनमार्क हो गया, ये बर्फीले इलाके हैं। पर यहाँ के प्राकृतिक संसाधन सीमित है, लेकिन यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, अच्छे एजुकेटेड हैं, तो जिसके कारण वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, वहाँ के जो रहते हैं वहाँ के लोग, उनका जो जीवन शैली है उनसे काफी अच्छी है। न्यूमन के विचार, एक पश्चिमी शिक्षा के व्यक्ति सोचने समझने तथा तर्क देने, तुलना करने तथा विभेद करने एवं विश्लेषण करने की क्षमता का विकास करती है। इन सब समस्याओं का प्रभाव व्यक्ति के रहन सहन, कार्य करने के ढंग, उत्पादन क्षमता में पड़ता है। न्यूमन का मानना है जो शिक्षा है वो सोचने समझने और तर्क करने की तुलना, विभेद करने, विश्लेषण करने, इन सब का विकास करती है। जब इन सब चीजों का विकास होगा तो आदमी ये जान पाएगा कि हम हमारे लिए क्या अच्छा है, दूसरे के लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। जिसके कारण जिससे वह किसी भी क्षेत्र के, अपने क्षेत्र या किसी भी क्षेत्र का विकास अच्छी तरीके से कर सकता है, क्योंकि जब उसको पता होगा कि यह कार्य कैसा है, अच्छा है या नहीं अच्छा है, वो इसी इसके कारण अपने जो देश के उत्पादन है और भी जो आर्थिक स्थिति है उसको अच्छा कर सकता है। कुछ आकाश महत्वपूर्ण, ऊपर, आकाश ऊपर ये जो कैप्शन लिखा है ना इसको हटाओ, क्योंकि मेन हेडिंग दिख नहीं रही है। मैं हटा हाँ देता हूँ। बस, ठीक ठीक ठीक। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, शिक्षा द्वारा राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था दोषों को दूर कर उसे अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। जो हमारी शिक्षा है वो जब शिक्षित होगा व्यक्ति, जो इतने भी गरीबी है और बेरोजगारी है और ये जितने भी और दूसरे भी कारण है जिससे देश का विकास नहीं हो पा रहा है, वो शिक्षा द्वारा किसी भी देश के विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। मिडिल स्तर मतलब मिडिल स्तर शिक्षा व्यय को मानव का विनियोग कहकर पुकारते हैं। मिडल समझ शिक्षा के व्यय को मानव का विनियोग, मिडल के अनुसार जो शिक्षा है वो मानव व्यय है। और जितना मिडल का मत है कि शिक्षा व्यय अन्य पूंजी मतों के मिनी योगक के ही समान है। जिस प्रकार आप अपना पैसा या अर्थ किसी दूसरे चीज में अपना व्यय करते हैं, उसी प्रकार जो शिक्षा में अगर करेंगे तो वो भी हमको उतना ही फीडबैक देगा। शिक्षा हमारे दृष्टिकोण चिंतन की नई दिशा प्रदान करती है। शिक्षा, अगर कोई व्यक्ति शिक्षित होगा तो उसकी जो सोचने या विचारने की क्षमता है वो बढ़ती है, और जो रूढ़िवादी धारणाएं हैं जो और भी कुछ है उससे अब अपने देश या अपने समाज को दूर रख सकता है। इससे पूंजी निर्माण के संबंध में हमारी धारणा बदलती है। शिक्षा विकास सशक्त साधन है। शिक्षा आर्थिक विकास का बड़ा ही सशक्त साधन है। अमेरिका के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सुल्ज ने इस संबंध में लिखा है, कल्पना कीजिए आप एक
अर्थव्यवस्था में पर्याप्त भूमि है, आपके पास भूमि है, अच्छी भौतिक परिस्थिति है, पर्याप्त पूंजी है, उत्पादन की तकनीकी भी अच्छी है, परंतु आप प्रशिक्षित श्रमिक नहीं है, जो जिन्होंने किसी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त नहीं की, जो स्थानीय व्यवस्था के अलावा अन्य अर्थव्यवस्था का ज्ञान रखता है, यह निश्चित है कि इस प्रकार की स्थिति में उत्पादन कम होगा, आर्थिक संकटों में कठोरता होगी। जब जब तक मानव में विनियोग की करके उसकी क्षमता को पर्याप्त वृद्धि नहीं कर की जा सकती। एक अमेरिका के अर्थशास्त्री हैं उनका मानना, जैसे मान लीजिए आपके पास जमीन है और आपकी परिस्थिति भी अच्छी, वहाँ का मौसम भी अच्छा है, और जो जमीन है काफी उपयोगी है, मगर आपको ये नहीं पता है कि उस जमीन में खेती कैसे की जा सके, वहाँ का अनाज कैसे उगाया जा सकते हैं। तो आपके पास ये सब होने के बावजूद आप उस क्षेत्र का सही तरीके से उपयोग नहीं कर सकते। अब एक दूसरी तरफ आपके पास सीमित सीमित जमीन है, सीमित संसाधन है, मगर आपके पास शिक्षा है कि आप किस प्रकार से आप इस जमीन और इस सारे संसाधनों का सही तरीके से उपयोग किया जा सकते हैं, जिस अब ये उपयोग किया जा सके, जिससे उसका वहाँ की उत्पादन बढ़ सके और वहाँ का विकास हो सके। शिक्षा के लाभ। शिक्षा पर सदैव व्यय लाभदायक होता है। शिक्षा पर व्यय प्रतिलाभ पूंजी के रूप में होता है। शिक्षा के प्रति लाभ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकते हैं। यह अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय आय में वृद्धि करती है। जैसे कि हम किसी चीज पे फैक्ट्री पैसा लगाते हैं या किसी चीज पे पैसा लगाते हैं, हम लोग को पता है जब हम पैसा लगाएंगे तो हम लोग को वो रिटर्न भी मिलेगा। उसी प्रकार शिक्षा भी ऐसे ही, शिक्षा पर जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, किसी पढ़ाते हैं, पढ़ते लिखते हैं, तो उससे भी जो हमारे पूंजी में उसको लाभ होता है, अभी नहीं होगा तो मतलब बाद में होगा। शिक्षा के प्रति अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से लाभ होते हैं हम लोग को। ये जब कोई राष्ट्र में जब हम कुछ करने लगते हैं या अपने शिक्षा के द्वारा या अपने राष्ट्र में योगदान देने लगते हैं, तो हमारे देश की जो राष्ट्रीय आय है उसमें वृद्धि करती है। प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तियों के योग्यताओं में विकास करके उनके व्यक्तित्व को उच्च बनाकर समाज को कहीं ना कहीं अधिक प्रति लाभ शिक्षा के रूप में दे सकती है। अब तक जैसे कि हमने बताया कि यह प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तियों की योग्यताओं को बढ़ाती है, जिससे कि वहां किसी देश के समाज के व्यक्ति उच्च बनाकर कहीं ना कहीं जो देश का आर्थिक विकास है या राष्ट्रीय आय है उसमें वृद्धि करती है। रोजगार की प्राप्ति। शिक्षा रोजगार प्राप्ति में सहायक होता है। जनशक्ति उन्नत शिक्षा दोनों ही आर्थिक विकास या वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। उच्च शिक्षा उच्च प्रति लाभ उन व्यक्तियों द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। भारत में शिक्षा की मांग बराबर बढ़ती जा रही है। यह मांग देश की प्रगति संबंध में बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है। शिक्षा की गुणवत्ता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की छात्रों की संख्या में वृद्धि, और हमारा ध्यान साक्षर प्राथमिक और शिक्षा की व्यवसायिक शिक्षा पर होना चाहिए, जिससे छात्रों के लिए रोजगार की संख्या में वृद्धि की जा सके। शिक्षा, जब हम शिक्षित होंगे तो हमारे लिए रोजगार बढ़ेंगे, जब हम रोजगार बढ़ेंगे तो हम अपने देश की और अपने राष्ट्र की प्रगति के लिए आगे आएंगे। भारत में शिक्षा की मांग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, कि सबको पता है कि अगर हम शिक्षित होंगे तो हम अपने लिए और अपने राष्ट्र के लिए अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। और शिक्षा जो हम लोग को किसी भी राष्ट्र में जो लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए वो उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई भी शिक्षा मतलब किसी प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं मगर उसमें गुणवत्ता नहीं है, तो ऐसे शिक्षा तो वो प्राप्त करेगा मगर वहां पे जो विकास है वो इतनी तेजी से नहीं हो पाएगा। शिक्षा एक एक निवेश। इस अवधारणा को विकास का अर्थशास्त्र की संकल्पना से पहले मान्यता प्राप्त कर चुका है। TW शुल्ट्ज ने अपने एक अध्यक्षीय भाषण में कहा था, शिक्षा एक प्रकार की निवेश है, परंतु शिक्षा की संकल्पना व्यापारियों के स्पष्ट रूप से देखी जाती है। उन्होंने शिल्प उपयोगों का अधिक महत्व दिया है, साथ ही उन्होंने भारत में निवेश मान्यता प्रदान की है। उनका विचार है कि जनशक्ति कुशलता आर्थिक विकास के मूल कारक है। अर्थशास्त्रियों ने शिक्षा की महत्वता, अर्थशास्त्रियों के द्वारा जो शिक्षा है उसकी महत्वता के बारे में देखिए क्या कहा है एडम स्मिथ। शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों ने शिक्षा की महत्व एक निवेश के रूप में स्वीकार किया है। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में शिक्षा को एक प्रकार की पूंजी माना है। जो एडम स्मिथ है उन्होंने अपनी अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में जो शिक्षा है उसको पूंजी माना है। उनका मानना है कि जो शिक्षा है वो एक प्रकार की पूंजी है, जितना हम शिक्षित होंगे
उतना ही ज्यादा किसी चीज के विकास होगा, अपने उसके दूसरों के लिए और अपने लिए लाभदायक होगा। उसने शिक्षा को नागरिक प्रशासन, आर्थिक क्रियाओं तथा प्रगति के केंद्र बिंदु माना है। एडम ने गरीबों की शिक्षा के लिए सार्वजनिक कोष करने के लिए कहा है। एडम स्मिथ ने कहा है कि जो सबके लिए शिक्षा होनी चाहिए, अगर सब सब पढ़ेंगे, इसी के लिए सब पढ़ेंगे तो सबका विकास होगा, इसीलिए उन्होंने गरीबों को पढ़ाने के लिए सार्वजनिक कोष एक की बात की है। मार्शल का विचार। मार्शल ने समान तथा तकनीकी शिक्षा के भौतिक पूंजी की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण साधन माना है। इरविन फिशर ने अपनी पूंजी के सिद्धांत में मानव के पूंजी घटक को महत्व प्रदान की है। इसके अनुसार शिक्षा में लगे संसाधन व्यक्तिगण तथा समाज में दृष्टि से एक निवेश है। इस प्रकार शिक्षा ग्रहण करना एक प्रकार का पूंजी उत्पादन है। मार्शल का भी मानना है कि जो एक, जैसे कि एडम स्मिथ ने कहा कि एक शिक्षा एक पूंजी है, जितना भी हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे उतना ही हमको बाद में मिलेगा। मार्शल का भी मत वही है। मार्शल ने अपनी जो समान तकनीकी शिक्षा है उसको भौतिक शिक्षा की वृद्धि के महत्वपूर्ण साधन माना है। जेके गैल्बिट और सैमुअल्सन। गैल्बिच का मानना है कि मानव शिक्षा में यदि ₹1 या $1 निवेश निवेश राष्ट्रीय आय की वृद्धि में, यंत्र मशीन अन्य वस्तुओं में निवेश रुपए से अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जैसे कि गैलेजिबिट ने कहा है, जैसे कि हम अपने तकनीकी क्षेत्र में ₹1 या किसी दूसरे क्षेत्र में ₹1 इन्वेस्ट करते हैं, आपको पता है कि हमको उससे रिटर्न मिलेगा। उसी प्रकार शिक्षा भी वैसे ही है। और जितना भी आप शिक्षा पर व्यय करेंगे, जितना भी शिक्षा पर खर्च करेंगे, एक ना एक दिन उतना ही रिटर्न हमको उस शिक्षा द्वारा मिलेगा। इस प्रकार जिसके हम जिस प्रकार इस प्रकार जैसे कि शिक्षा है, किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में शिक्षा अपना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। मान लीजिए कोई भी देश है, गरीब है, गरीब इसलिए है कि वहां पे शिक्षा इतनी अच्छी नहीं दी जा पा रही है, या वहां की जो प्रशासनिक है यहाँ पे उतना अच्छा नहीं है, उतनी अच्छी शिक्षा नहीं। वही दूसरे अमेरिका को देख लीजिए, वहां पे शिक्षा अच्छी है, इसीलिए वहां का देश विकसित है। और अपने देश अभी विकासशील है, क्योंकि अपने यहाँ पे अभी पूरी तरीके से हर लोग शिक्षित नहीं है। जितने ज्यादा शिक्षित होंगे उतनी ज्यादा हमारे देश की आर्थिक स्थिति और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, और जिसके कारण जिसके कारण हम अब बहुत जल्दी अपने विकसित देश की श्रेणी में आ सकेंगे। थैंक यू। थैंक यू आकाश। किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। समझ में आ गया? रिकॉर्डिंग स्टॉप करो।